नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। आज सावित्री सारे दिन कामकाज में लगी रही, परंतु उसकी उत्कंठा बराबर बनी रही। सतीश यदि कल की भांति आज भी क्रोध करता या एक बात का भी उत्तर देता तो अच्छा होता, किंतु उसने ऐसा कुछ किया नहीं। गंभीर और उदास मुख से रोज की भांति भोजन आदि करके पढ़ने चला गया और ठीक समय पर लौटकर चुपचाप कमरे में बैठ रहा। आड़ में से सावित्री इन सब बातों को देखती रही, किंतु किसी बहाने से भी कमरे में प्रवेश करने का साहस न कर सकी। रोज शाम से पहले वह स्वयं जाकर उसके कमरे में झाड़ू लगा आती थी। आज उसने बिहारी को भेज दिया और शाम को वही जाकर रोशनी भी कराया। रोज इस समय राखाल बाबू के कमरे में चौसर का अड्डा लगता था। आज भी सब लोग बैठे, बीच बीच में बड़ा शोरगुल उठने लगता। सामने की खुली छत पर कोई न था। सावित्री इधर उधर देखती हुई अपना समस्त संकोच दबाकर चुपचाप पांव रखती सतीश के कमरे में आ खड़ी हुई। सतीश बिछौने पर चित्त पड़ा, मानो छत की कड़ियां गिन रहा था। वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने कुछ देर बाद चुप रहकर पूछा, आपके लिए पूजा का चौका लगा दूं? सतीश बोला, लगा दो। फिर सावित्री को चुप हो जाना पड़ा, किंतु कुछ क्षणों के बाद वह बोल उठी, अच्छा बताइए कि लोग क्या कहेंगे? सतीश ने कुछ जवाब नहीं दिया। सावित्री बोली, आप मुझे यहां रहने के लिए कहते हैं, परंतु खुद यह क्या लीला कर रहे हैं? सतीश ने गंभीर भाव से कहा, मैं तो कोई लीला नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चुप करके बैठा हूं। सावित्री ने कहा, यह चुप बैठ रहना ही तो सबसे बुरा है। सब जब चुप नहीं है तब आपके चुप बैठ रहने से ही तो बात उठेगी। फिर कुछ क्षण भर स्थिर रहकर बोली, खरोंच लगाकर घाव कर लेने की जो लोकोक्ति है आप वही कर रहे हैं। अपराध नहीं किया फिर भी अपराधी बने बैठे हैं। इसी को लेकर लोग कानाफूसी करेंगे, हंसी उड़ाएंगे। यह सब आपसे बर्दाश्त हो तो बर्दाश्त करें, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देखती हूं कि ऐसा होने पर मुझे बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। सतीश मन ही मन अस्थिर होकर बोला, क्या मैंने सचमुच कोई अपराध नहीं किया है? सावित्री बोली, नहीं, जरा अंदर विचार करके देखने से मन का परिष्कार अपने आप हो जाएगा। मेरे बारे में आपके समान दोष। सावित्री और कुछ बोल न सकी। दौड़ता हुआ घोड़ा जैसे गहरे खड्डे के सामने आकर अगले दोनों पांव बढ़ाए हुए प्राणपण से अपने को रोककर खड़ा रह जाता है, ठीक उसी तरह सावित्री की चलती हुई जुबान थम गई। उसके इस आकस्मिक मौन से विस्मित सतीश के मुंह उठाते ही दोनों की आंखें चार हुई और सावित्री लाज से गड़ गई। जो यह कहने गई थी कि उसके जैसी नारी के बारे में ऐसा अपराध करने में लज्जा का कोई कारण नहीं है, उसी लज्जा से वह ऊपर से नीचे तक सिहर उठी। सतीश भी न जाने क्या कहने जा रहा था कि सावित्री ने उसे रोक कर कहा, चुप रहिए, आप भी समझिए, व्यर्थ दिल का ताड़ करके व्यथित न होइए। ओ बिहारी, जरा जल्दी बाबू की पूजा की जगह तो धो दे, मैं बहुत देर से आसन लिए खड़ी हूं। बिहारी किसी काम से सो रहा था, तुरंत जल लेने चला गया। तब सावित्री ने लांछित अभिमान के स्वर में कहा, आपके व्यवहार के कारण से आज 2 दिनों से मैं किसी प्रकार अधिकाधिक चिंतित और दुखित थी। इसे आंख उठाकर आप एक बार भी नहीं देख पाए। आश्चर्य।
उसकी इतनी शीघ्रता में कही गई बात को पूरी तरह समझने बूझने का अवकाश सतीश को नहीं मिला। फिर भी उसके भीतर की ग्लानि धुल सी गई। सतीश न जाने क्या कहने जा रहा था, किंतु सावित्री ने अपने दोनों भवें टेढ़ी कर इशारे से उसे मना कर दिया। फिर जल्दी से बोल उठी, यह बिहारी आ गया। बिहारी लोटे में जल लेकर आ गया। सावित्री ने उसके हाथ से लोटा ले लिया और कमरे के एक कोने को अच्छी तरह धोकर अपने आंचल से पोंछ दिया। तब सतीश से कहा, जाइए हाथ पांव धोकर कपड़ा बदलकर पूजा करने बैठिए। गंगा जली इत्यादि उस ताक पर रखी है। इतना कह और हाथ से संकेत करती हुई सतीश के असह्य हृदय भार को दूर करके सावित्री धीरे धीरे बाहर चली गई। सतीश ने मन लगाकर संध्या पूजा समाप्त की। फिर उठते ही देखा कि इस बीच कोई चुपचाप आकर आसन बिछा गया है और उसके लिए खाना रख गया है। यद्यपि कमरे में और कोई नहीं था, किंतु उसे निश्चित रूप से ऐसा लगा कि वह अकेला नहीं है। आसन पर बैठकर उसने धीरे धीरे कहा, इस समय इतना खा लूंगा तो शाम को और कुछ खा न सकूंगा। बाहर से जवाब आया, खाना होगा भी नहीं, शाम को तो विपिन बापू के यहाँ न्योता है। सतीश हंस पड़ा, बोला, जलाओ मत, मैं कहीं भी न जा सकूंगा। सावित्री आड़ में से बोली, यह कैसी बात है? वह तो कह गए हैं कि आप जानते हैं कि कहाँ जाना है, और न जाने पर उनका सारा समारोह ही नष्ट हो जाएगा। गाना बजाना हो तो हो, कहकर सतीश ने यह प्रसंग ही बंद कर दिया और चुपचाप खाना खाने लगा। खाना समाप्त हो जाने पर वह बिछौने के सिरहाने रोशनी रखकर भले लड़कों के समान डॉक्टरी की एक किताब खोलकर चित्त पड़ गया, किंतु किताब में किसी तरह से मन नहीं लगा सका। उसका दुश्चिंता मुक्त मन बंधनहीन घोड़े की तरह बिना किसी प्रयोजन के ही सर्वत्र फिरने लगा। उस समय रसोई घर में रसोई समाप्त करके महाराज बिहारी के साथ गांजे का दम लगा रहा था और राखाल बाबू के कमरे में उत्तरोत्तर पासा फेंकने का कोलाहल बढ़ता जा रहा था। सतीश ने पुकारा, सावित्री। सावित्री उस समय भी चौखट के बाहर बैठी हुई थी। बोली, जी। सतीश ने कहा, विपिन बाबू के निमंत्रण में जाना महापाप है। जब ऐसा समझता न था तब जरूर जाता था, किंतु समझने बूझने पर नहीं जाऊंगा। सावित्री ने बाहर से ही पूछा, पाप कैसे? सतीश ने कहा, मैं जानता हूं कि किस जगह उसके गाने बजाने का आयोजन होगा। उस स्थान पर जाना भी एक पापपूर्ण कार्य है। अच्छा तो है, ऐसे स्थान पर न जाइए। सतीश उत्तेजित होकर बोला, निश्चय ही न जाऊंगा, किंतु मैं यह नहीं मानता कि वे लोग मुझे इतनी सरलता से छोड़ देंगे। इसलिए मैं तुमको पहले से ही सावधान किए दे रहा हूं कि यदि कोई बुलाने आए तो उसे लौटा देना। कह देना कि डेरे पर नहीं है और रात को भी नहीं लौटेंगे। समझती हो? सावित्री बोली, समझती हूं। सतीश ने कर्तव्य पूरा करके सुस्त भाव से सांस ली और कुछ देर चुप रहकर बोला, कहीं से ठंडी हवा आ रही है सावित्री, खिड़कियां बंद कर दो। सावित्री कमरे के अंदर जाकर खिड़कियां बंद करने लगी। सतीश टकटकी लगाए देखता रहा। देखते देखते एकाएक उसका हृदय कृतज्ञता के भाव से भर उठा। स्निग्ध स्वर में बोला, अच्छा सावित्री, यह बताओ कि तुम अपने को नीच स्त्री क्यों कहती हो? सावित्री घूमकर खड़ी हो गई। बोली, क्या सच्ची बात ना कहूंगी? सतीश ने कहा, यह बात किसी तरह भी सच्ची नहीं है। गले तक तुम गंगा में बैठकर कहो तब भी मैं विश्वास न करूंगा। सावित्री मृदु मुस्कान के साथ बोली, क्यों ना करेंगे? यह मैं नहीं जानता,
शायद इसलिए कि उसमें सच्चाई नहीं है। नीच जैसा तुम्हारा आचरण नहीं है, बातचीत नहीं है, सूरत शक्ल नहीं है। इतना लिखना पढ़ना ही तुमने कहाँ सीखा? सावित्री पास ही फर्श पर बैठकर फिर हंसती हुई बोली, भला सुनूं तो कितना लिखना पढ़ना? उसी की व्याख्या करने के लिए सतीश ने पूरी किताब एक तरफ रख दी और फिर एकाएक हाँ करके रुक गया। थोड़ी ही दूर पर बाहर तेजी से आता हुआ जूते का शब्द सुनाई पड़ा और क्षण भर बाद ही उसके कमरे के बिल्कुल पास नशीले स्वर में जोर की आवाज सुनाई पड़ी, सतीश बाबू। सतीश समझ गया कि यह विपिन का दल है और उसे ही पकड़ने आया है। और कोई बात तो सोच सका नहीं। उदास मुंह से फूंक कर रोशनी बुझा दी और सो रहा। नजदीक ही फर्श पर बैठी सावित्री ने व्याकुल होकर कहा, आपने यह क्या किया? दूसरे ही क्षण अंधेरे दरवाजे के सामने दो मूर्तियां आकर खड़ी हो गईं। एक ने कहा, यही तो है सतीश बाबू का कमरा। दूसरे ने कहा, बिहारी ने तो कहा था कि बाबू कमरे में ही हैं। पहले ने गुस्से के साथ कहा, घर तो अंधेरा पड़ा है, भले आदमी क्या कभी शाम के वक्त घर में रहते हैं? तुम्हारा जो। इसके जवाब में दूसरे आदमी ने अस्फुट स्वर में कोई बात कही और जेब से दिया सलाई निकालकर अनिश्चित कांपते हाथ से रोशनी जलाने की चेष्टा करने लगा। बिस्तर पर पड़े सतीश की देह का खून पानी हो गया। वह विलायती कंबल को सिर तक ओढ़कर सो रहा और अंधेरे फर्श पर बैठी सावित्री को लज्जा और घृणा से काट मार गया। दिया सलाई जल उठी। अरे, इस जगह कौन बैठा है? प्रथम व्यक्ति के कमरे में घुसकर खोज कर लिए रोशनी जलाते ही सावित्री उठ खड़ी हुई। दूसरे आदमी ने एक तरफ खड़े होकर पूछा, सतीश बाबू कहाँ हैं? सावित्री चुपचाप बिछौने की तरफ इशारा करके बाहर चली गई। उसके चले जाते ही दोनों मतवाले अट्टहास कर उठे। उस हंसी का शब्द और अर्थ सावित्री के कानों तक जा पहुंचा और कंबल के अंदर पड़ा सतीश बार बार अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। उन लोगों ने सतीश को खींचकर उठा दिया और उसे जबरदस्ती पकड़ ले गए और जब तक उनकी विकट हास्य ध्वनि बासे के बाहर जाकर पूरी तरह विलीन नहीं हो गई, तब तक सावित्री एक अंधेरे कोने में दीवार पर सिर रखे वज्राहत की भांति निर्जीव सी खड़ी रही। किंतु बासे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं होने पाया। रसोई घर में महाराज ने गांजे की कली खत्म कर भक्त बिहारी को समझाना शुरू कर दिया कि मोक्षदान करने की कैसी अद्भुत क्षमता इस कली में है, और दूसरे कमरे में राखाल बाबू की मंडली अपने चौपड़ के खेल में ऐसी मस्त थी कि वह कुछ सुनने में असमर्थ थी। सड़क पर पहुंचकर तीनों, सतीश और वे दोनों, एक गाड़ी पर चढ़कर बैठ गए। उन दोनों की उन्मत्त हंसी को और ना सह सकने के कारण सतीश ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, हो सके तो आप चुप हो जाइए, ना हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं उतर जाता हूं। पहला आदमी अच्छा कहकर भयंकर स्वर में हंस पड़ा और उसका साथी उसे धमकाकर चुप रहने को कह उससे भी अधिक जोर के साथ हंसा। इन मतवालों के साथ बात करना व्यर्थ समझ सतीश निष्फल क्रोध से बग्घी की खिड़की से रास्ते की ओर देखने लगा और चुपचाप बैठा रहा। रात को अंधेरे बरामदे में सावित्री चुपचाप बैठी है। लगता है शाम की लज्जास्पद घटना पर ही मन विचार कर रही है। ऐसे समय बिहारी आकर खड़ा हो गया और उसे सुनाकर कहा, माँ, सबका खाना पीना हो चुका है, रसोइया महाराज तुम्हें जलपान करने को बुला रहे हैं। सावित्री ने मुंह उठाकर उदास भाव से कहा, आज मैं नहीं खाऊंगी बिहारी। बिहारी सावित्री के प्रति स्नेह और श्रद्धा रखता था।
उसने चिंतित होकर पूछा। खाओगी क्यों नहीं माँ? क्या तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत तो खराब नहीं है, किंतु खाने की इच्छा नहीं है। तुम खा लो बिहारी। बिहारी बोला, तब चलो तुम्हें पहुंचा आऊं। सावित्री बोली, अच्छा चलो, किंतु एक बात है बिहारी, सतीश बाबू अभी तक लौटे नहीं हैं। तुम जागते रह सकोगे? बिहारी हड़बड़ा कर बोला, मैं? किंतु मुझे तो रात में। तब क्या होगा बिहारी? बिहारी ने कुछ सोचकर कहा, आज यदि तुम रसोइया महाराज को हुक्म दे दो। सावित्री जल्दी से बोल उठी, वह नहीं होगा बिहारी, मैं ब्राह्मण आदमी को ठंड में कष्ट न दे सकूंगी। अनिच्छुक बिहारी थोड़ी देर चुप रहकर बोला, अच्छा, न होगा तो मैं ही रह जाऊंगा। तब चलो तुम्हें पहुंचाऊं। सावित्री उठकर खड़ी हुई, 2-1 कदम आगे चली भी, परंतु फिर खड़ी रह गई। बोली, कोई जरूरत नहीं है बिहारी, तुम जाकर खा पी लो, उसके बाद ही जाऊंगी। बिहारी के चले जाने पर सावित्री उसी जगह आकर बैठ गई और अंधेरे आकाश की ओर देखती चुप हो रही। आज सतीश के बारे में उसे बड़ी आशंका हो रही थी। उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वह नशेबाज मतवालों के हाथ में पड़ गया है, इसलिए किसी तरह उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था। यद्यपि इसके पहले उसी की मूर्खता से वह बुरी तरह लांछित हो चुकी थी और उसके कारण रोष में सवेरा होते ही वह काम छोड़ देने का संकल्प कर चुकी थी, किंतु आज रात की घटना के लिए इस आदमी को मन में क्षमा न करने पर भी उसकी अवश्यंभावी दुर्गति का कोई उपाय किए बिना वह किसी तरह घर लौट न सकी। बिहारी के खा पीकर लौट आने पर बोली, तुम जाकर सो रहो बिहारी, मैं ही यहाँ रहूंगी। बिहारी आश्चर्य करते हुए बोला, घर नहीं जाओगी? बाबू को लौट आने दो, क्या उसके बाद मुझे पहुंचा ना सकोगे? क्यों नहीं पहुंचा सकूंगा माँ, अवश्य पहुंचा सकूंगा। तब यही बात तय रही, मैं यहाँ हूं, तुम सोने जाओ। बिहारी खुश होकर चला गया। सावित्री उसी स्थान पर एक कपड़ा ओढ़कर बैठी रही। वे दोनों मतवाले अपनी आंखों जो कुछ देख आए हैं वे उसे प्रकट करेंगे ही, इसमें उसे लेश मात्र भी संशय न था। इस घटना का दूसरा कोई अर्थ ग्रहण नहीं करेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं था। सावित्री जानती थी कि विपिन बाबू कैसे आदमी है, वह इस बात को निश्चय ही बड़े ध्यान से सुनेंगे, और चूंकि इस बासे में उनका आना जाना है, इसलिए यहाँ भी सबको मालूम हो ही जाएगा। उसके बाद किस मुंह से सतीश यहाँ एक क्षण भी ठहरेगा? इस बदनामी की शर्म वह कैसे सहन कर पाएगा? संयोगवश जो कुछ घट गया वह तो घट ही गया है। अपने संबंध से वह यहाँ बैठी जरूर है, किंतु बार बार सोच विचार कर भी सतीश के विषय में वह कोई उपाय न सोच सकी। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, किंतु सतीश आता दिखाई नहीं पड़ा। निकट के किसी पड़ोसी के घर की घड़ी में टन टन करके 2 बज गए। उस निस्तब्ध रात में वह स्पष्ट सुनाई पड़ा। ठंडी हवा खुली छत पर बहकर उसकी आंखों को निद्रालु बनाने लगी। उसकी आंखें झपने लगी, किंतु फिर भी वह जगती हुई बाहर के दरवाजे पर कान लगाए रही। इस प्रकार सोते बैठे रात जब ज्यादा नहीं रह गई, तब एक गाड़ी की आवाज से चकित हो उठकर बैठ गई और सुना कि गाड़ी उसी डेरे के सामने खड़ी हुई है। सावित्री चुपचाप नीचे उतरी और दरवाजे के पास आकर सावधानी के साथ खड़ी हो गई। पीछे न जाने कौन हो, इस भय से सहसा उसे दरवाजा खोलने का साहस नहीं हुआ। विलंब होने लगा, पर किसी ने दरवाजे पर थाप नहीं दी। जो गाड़ी आई थी वह भी लौट गई।
अकस्मात सावित्री ने आशंका के मारे जल्दी से सांकल खोल दी। सतीश बाहर की चौखट के सहारे आंखें बंद किए बैठा हुआ था। उसका मुंह पीला पड़ गया था। उसकी चादर और कपड़ों पर कीचड़ लग रही थी। माथे और सिर पर एक तरफ खून की रेखा थी। निकट जल रही गैस के आलोक में यह सब देखकर सावित्री रो पड़ी थी। क्षण भर में ही वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और दोनों हाथों से सतीश का मुख ऊपर उठाकर बोली, बाबू ऊपर चलिए। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। सावित्री ने आंखें पोंछकर कहा, कहाँ चोट लगी है? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। यह रास्ता है, कमरे में चलिए। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, यही अच्छा है। सावित्री ने धमकी देकर कहा, मैं कहती हूं उठिए। धमकी सुनकर सतीश लाल लाल वेवल आंखों से कुछ देर उसकी ओर देखता रहा। फिर उसकी ओर दोनों हाथ बढ़ाकर कहा, चलो। तब उसके कंधे का सहारा लेकर सतीश उठ खड़ा हुआ और उसका ही आश्रय ले बड़े ही क्लेश के साथ बहुत धीरे धीरे लुढ़कते पुढ़कते अंधेरी सीढ़ियों को पार कर कमरे में आया और बिस्तर पर पड़ गया। फिर भले गले से बोला, सावित्री, तुम्हारा ऋण मैं किसी जन्म में भी चुका न पाऊंगा। सावित्री बोली, अच्छा, आप सो जाइए। सतीश क्षण भर में उठकर बैठ गया। फिर बोला, क्या सोऊंगा, कभी नहीं। सावित्री ने फिर धमकी देकर कहा, फिर वही बात। सतीश लेट गया। सावित्री उठी और रोशनी नजदीक ले जाकर उसने घाव की परीक्षा की। फिर उसे धोकर पट्टी बांधी। तब पूछा, कहाँ गिर गई? सतीश ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, गिरा तो नहीं। सावित्री सजल कंठ से बोली, और किसी दिन यदि आपने शराब पी तो मैं आपके पांवों में सिर पटक कर मर जाऊंगी। सतीश ने तुरंत कहा, अब किसी दिन नहीं पीऊंगा। मुझे छूकर कसम खाओ। इतना कहकर सावित्री ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। उसके पानी में भीगे ठंडे हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर सतीश बोला, कसम खाता हूं। सावित्री ने हाथ खींचकर कहा, याद रहेगा? ना रहने पर तुम याद दिला देना। अच्छा, आप लेटिए, मैं आती हूं। कहकर सावित्री चुपचाप सावधानी के साथ किवाड़ बंद करके बाहर आ खड़ी हुई। सामने ही शुक्र तारा दप दप करके जल रहा था। उसी ओर देखकर सावित्री ने हाथ जोड़ रोते रोते कहा, प्रभु, तुम साक्षी रहो। रात का अंधेरा तब मिटकर स्वच्छ होता जा रहा था। उसे भेद कर रास्ते पर बैलगाड़ी का शब्द तथा उस मोहल्ले की मैदा चक्की की सीटी सुनाई पड़ने लगी। सावित्री तेजी से नीचे उतर गई और रसोई घर के एक कोने में कपड़े से मुंह ढककर सो रही और थोड़ी ही देर में उसकी चिर कातर आंखें नींद की गोद में मुंद गईं।